तो लो भाई बच्चों, हम कर रहे हैं आज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेंगे, फिर प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर स्फेरिकल स्फीयर की रिफ्रैक्शन आ जाएगी। यही है सारा रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, और रे ऑप्टिक्स खत्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाद में। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लें। रिफ्रैक्शन होता क्या है जी? जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब कोई रे ऑफ लाइट, इधर आ जाओ सामने, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब देखिए ये माना मैंने क्या बेटा, μ1 रेयर मीडियम, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना मैंने μ2, और ये आ गया मान लो डेंसर मीडियम। और आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। नॉर्मल ही आ गया बेटा, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उसको आई बोल दिया बच्चों। और आगे अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट जाती है तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। मैं प्रूव करता हूँ थोड़ी देर में क्यों होता है ऐसा। तो ये आई आ गया, ये आर आ गया, और मेरे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। पहला ही है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल गया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये स्नेल, ये हो गया जी हमारे पास पहला लॉ। दूसरा हो जाएगा फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जिसमें रे ऑफ लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, डिवाइडेड बाय जिसमें रे ऑफ लाइट थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये स्नेल्स लॉ हो गया बेटा। अब म्यू क्या होता है बेटा? सी अपॉन वी। तो ठीक है, μ2 को लिखूंगा सी अपॉन वी2, और μ1 को लिखेगा सी अपॉन वी1। सी और सी कैंसिल हो गए, तो v1 अपॉन v2 भी हो गया जी क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू क्या होता है बेटा? सी अपॉन वी। तो μ2 को क्या लिखूंगा? सी अपॉन वी2। सी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, तो वही रहेगी। साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जिसमें लाइट थी पहले। तो लाइट जा रही है μ2 में, पहले किस में थी? μ1 में। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा होगा जिसमें रे ऑफ लाइट गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाय जिसमें रे ऑफ लाइट थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 अपॉन μ1, μ2 आ गया सी अपॉन वी2, μ1 आ गया बेटा सी अपॉन वी1, तो v1 अपॉन v2 आ गया। पर v तो एफ लैम्डा होता है यार, एफ इज फ्रीक्वेंसी। एक चीज याद रखिए, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाए, एक और मीडियम आगे जाए, वहां से कहीं और जाए, जितने मर्जी मीडियम में जाए, एक चीज है जो नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी एफ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी एफ है, फ्रीक्वेंसी किसी और मीडियम में जाएगी वहां भी एफ ही रहेगी। स्पीड बदलती है, लैम्डा भी बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अबे पांडु यहाँ इधर को आ जा, दिख रहा है? बड़ी तेज नजर है, तो गिद्ध की नजर नहीं है ऊपर वाले नजर को। तो v1 अपॉन v2, एफ लैम्डा 1 एफ लैम्डा 2 एफ एफ कैंसिल हो गया बेटा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी साइन आई अपॉन साइन आर ही होता है। ये बन गया बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दो आ गए हमारे पास, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा आ गया जी स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर μ2 अपॉन μ1। अगर बच्चे अगर बेटा जी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? μ1 साइन आई और इधर μ2 साइन आर। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। जैसे आप बॉयज लॉ में बोलते थे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, का मतलब क्या होता है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना बेटा? यही मतलब था ना बेटा। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर का मतलब क्या हो गया? म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब यहां पर अगर μ1 है तो यहां का थीटा क्या है? आई, μ1 साइन आई। यहाँ का μ2 है तो यहाँ का एंगल क्या आएगा? साइन आर। वही बन गया म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट। मतलब म्यू और साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर म्यू बड़ा है तो थीटा छोटा होगा। तो यही तो हो रहा है, डेंसर मीडिया में म्यू बड़ा होता है बेटा, थीटा छोटा हो गया।
तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और डेंसर टू रेयरर जाएगी तो रेयरर का म्यू कम होता है, म्यू कम होगा तो थीटा बढ़ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड करेगी। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर रहे हैं जी पहले, फिर करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। देखते हैं क्या बनता है। चलें आगे क्या? लो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जब बढ़ेंगे तो स्नेल्स लॉ तो ये कर लिया है, दोबारा नहीं लिखना तुमने, यहाँ तक अब पिछला ही लिखा हुआ मैंने सारा का सारा। मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर हम डेंसर टू रेयर मीडियम जाते हैं, या अगर डेंसर मीडियम, और मैं पूरी रे ऑप्टिक्स में डेंसर मीडियम को μ2 से रिप्रेजेंट करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर का बेटा μ1 से करूंगा। तो अब ऊपर वाला μ2 आ गया डेंसर मीडियम में, नीचे वाला μ1 आ गया। ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ म्यू कम हो गए तो आर बढ़ जाएगा। तो डेंसर टू रेयर मीडियम जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ स्नेल्स लॉ क्या बनेगा बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, बोलो, जिसमें रे ऑफ लाइट गई μ1 डिवाइड बाय जिसमें रे ऑफ लाइट थी μ2। फिर से क्या है यहाँ पे? μ2 साइन आई इक्वल μ1 साइन आर, μ2 साइन आई इक्वल μ1 साइन आर, या म्यू साइन थीटा कांस्टेंट या म्यू यूनिवर्सिटी पोजिशन साइन थीटा। कोई बोले यार म्यू और साइन थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो वाई इनवर्सली पोजिशन टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा? हाइपरबोला। तो म्यू और साइन थीटा के बीच का ग्राफ भी आ गया हमारे पास, हाइपरबोला। ठीक है जी। चलें आगे जी। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लिया जी हम लोगों ने, और यहां हमें पता चला कि म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। चले बेटा आगे। लो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में। अगर रिफ्रैक्शन मल्टीपल मीडियम हो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल मीडियम, ऐसा करो इसको, मल्टीपल मीडियम। तो बेटा हमारे पास पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या था? म्यू नॉट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोला? थीटा नॉट। उसके बाद आगे गया तो एंगल हो गया थीटा वन। ये थीटा वन होगा तो यहाँ भी थीटा वन बेटा है ना, ऐसे ना। ये यहाँ पर गया, ये थीटा नॉट था, ये थीटा वन हो गया। अगले मीडियम में ये अल्टरनेट एंगल आ गया ना बेटा, थीटा वन हो जाएगा। हो सकता है वो डेंसर टू रेयर जाता, बाहर की तरफ को बेंड करके थीटा टू हो गया। अगला मीडियम और आ गया तो ये भी थीटा टू हो गया, ऐसे चलेगा ना बेटा। तो ये थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा वन, थीटा टू, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फोर, और आ गया म्यू नॉट, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ऐसे। ठीक है बच्चा। शुरुआत में एयर थी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट बोला जो कि 1 होगा। बाद में भी एयर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बोल दिया? सेम मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट ही बोल दिया, चलेगा। पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया म्यू साइन थीटा कांस्टेंट। तो म्यू साइन थीटा कांस्टेंट का मतलब क्या होगा बेटा? म्यू नॉट साइन थीटा नॉट, यहाँ पर अगला म्यू वन साइन थीटा वन, अगला म्यू टू साइन थीटा टू, अगला म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, ये सब बराबर होंगे। म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया जी? ये रेयर टू डेंसर भी हो सकती है, डेंसर टू रेयर भी हो सकता है। मतलब जैसे म्यू थ्री है तो हो सकता है वो रेयर मीडियम हो, म्यू टू डेंसर हो। ये भी हो सकता है कि म्यू थ्री जो है डेंसर हो और म्यू टू रेयर हो। बेंड ही करना है हमने, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी टुवर्ड द नॉर्मल। लेकिन म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि पहले मीडियम में अगर थीटा नॉट एंगल है ना बेटा,
तो फिर लास्ट से अगर म्यू नॉट है तो वहां भी थीटा नॉट ही आएगा। म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, म्यू नॉट सेम है, थीटा नॉट भी तो वही होगा। मतलब ये कि इंसिडेंट रे अगर यहाँ थीटा नॉट एंगल बना रही है और कोई मीडियम होता है, ऐसे जाना था ना बेटा, तो फाइनल एमर्जेंट रे उसके पैरेलल निकलेगी हमेशा, अगर उसी मीडियम में जा रही तो। जो पहला मीडियम है लास्ट मीडियम भी अगर वो है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होंगे। हाँ शिफ्टिंग हो गई है थोड़ी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही जा रही है। चला जाए जी। लो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। इधर पीछे देख लो भाई, पीछे देख लो। हाँ तो कुछ भी हो सकता है, कोई रेयर है कोई डेंसर। अगर रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट जाएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाए तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन लास्ट वाली अगर म्यू नॉट ही इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, म्यू नॉट ही पहले वाली का था, तो पहले वाली के पैरेलल निकलेगी लास्ट वाली हमेशा। वो बीच में चाहे 100 मीडियम है, चाहे 50 है, चाहे 10 है। चलो जी, तो लो भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ भी देख लो। ये आगे बच्चों इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस जगह मैंने थीटा 1 बोल दिया, चलेगा जी। रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इसको बोल दिया मैंने थीटा 2। ठीक, ठीक है जी। हम क्या बोलते हैं, म्यू 1 अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो क्या बोलते हैं, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल म्यू 2 साइन थीटा 2। मैंने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माना बेटा आई कैप, नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने माना एन कैप, और रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माना आर कैप। कोई दिक्कत तो नहीं जी, ठीक है। मैं आई कैप क्रॉस एन कैप निकालना चाहता हूं, कैसे, कितना आएगा, 1 ए बी साइन थीटा ना, 1 इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड एन। आई और एन के बीच में एंगल क्या है, नहीं, टेल टू टेल ज्वाइन किया जाता है वेक्टर्स को, तो आई को आगे लेके जाओगे, ये बनेगा आई कैप, ये बना एन कैप, एंगल आया 180 माइनस थीटा 1। कोई बात नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ आई क्रॉस एन आएगा 1 इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 1। साइन थीटा 1 ही आ गया, तो ये आ गया साइन थीटा 1। तो आना था म्यू 1 साइन थीटा 1, और साइन थीटा 1 को क्या लिखता हूँ, आई कैप क्रॉस एन कैप लिख दिया, म्यू 1 इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल म्यू 2 इंटू साइन थीटा 2, है ना बेटा। और साइन थीटा 2 को क्या लिख दिया, आर कैप क्रॉस एन कैप, ये आर कैप आ गया बेटा। ये देखिएगा जी, ये आपके पास आ गया आर कैप, ठीक है जी। ये आ गया एन कैप, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा 2, तो फिर आर कैप क्रॉस एन कैप विल बी 1 इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 2। आ गया बेटा साइन थीटा 2, मतलब साइन थीटा 2 की जगह मैं आर कैप क्रॉस एन कैप लिख सकता हूँ। डायरेक्शन भी सेम आ गई, आर क्रॉस एन की डायरेक्शन भी बाहर है और आई क्रॉस एन की डायरेक्शन भी बाहर है।
तो μ1 इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल μ2 इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप, ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ही समझ रहे हैं जी। अभी अब इसके बाद आएगा हमारे पास थोड़ी देर में रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के डिफरेंट आर्टिकल जो हमने करने हैं। ये वही समझाया जो मैंने यहाँ समझाया आपको, ये वाला। तो ये वाला अलग से नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, इधर वाला पोर्शन। चला जाए आगे जी। चलो जी बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब। एक ही ग्लास स्लैब है। इधर क्या है बेटा, एयर। ये क्या आ गया, मीडियम। और फिर से नीचे क्या है, एयर। तो एयर में जो एंगल बन रहा होगा ना जी, दोबारा एयर में आएगी तो वो भी उतने एंगल पे आएगी। मतलब इंसिडेंट रे के यहाँ भी एंगल आई बन रहा था ना बेटा, इधर भी एंगल आई बनेगा। मतलब इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगी इमर्जेंट रे। क्यों? अरे भाई म्यू साइन तेरा कांस्टेंट होता है, तो म्यू सेम होगा तो थीटा भी तो सेम होगा। तो यहां से इंसिडेंट रे मेरे पास आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बोला, ठीक। अगर ये मीडियम ना होता तो रे ऑफ लाइट ने ऐसे जाना था सीधे, पर मीडियम तो है, तो क्या इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि रिलेटिव डेंसर का ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल आ गया आई माइनस आर, फिर क्यों टोटल आई था ना बेटा, यहाँ आया, यहाँ डेंसर टू रियल जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल आएगी। तो रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा इसको बोलते हैं, इसको ये वाला डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से रे ऑफ लाइट शिफ्ट हो गई। मीडियम ना होता तो इस रास्ते से जाना था, मीडियम है तो ये इस रास्ते से गई। अब कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई, वाई डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई। इसी वाई को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं जी। ये वाला वाई, ये आर एंगल था जी, ये आई माइनस आर एंगल बनेगा, और ये आएगी टी, थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लैब। नाम आप देख सकते हो हमने रख लिए हैं। ये पॉइंट का नाम ए रखा गया, इसका नाम बी रखा गया, इसका नाम सी रखा गया, और इसका नाम डी रखा गया। μ1 एयर है तो μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, 1। ये 1 हो गया। और μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 को म्यू मान लिया। तो थोड़ा समझ लेना बच्चों, मैं y फाइंड आउट करना चाहता हूं जी, ये वाला। और y किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में है, पर मैं y फाइंड आउट करना चाहता हूं बेटा t की टर्म में, थिकनेस की टर्म में। तो इस ट्रायंगल में मैं इसको और इसको रिलेट करूंगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन, साइन कनेक्ट करता है। तो मैं लिखूंगा साइन आई माइनस आर इक्वल वाई अपॉन ए बी, है ना बेटा। तो लिख दिया जी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ आई माइनस आर इक्वल वाई अपॉन ए बी। मुझे वाई निकालना था, आ गया ए बी साइन ऑफ आई माइनस आर।
पर ए बी ट्राइंगल तो, ए बी तो इस ट्राइंगल में भी है, और इस ट्राइंगल में तो आप मुझे थिकनेस की टर्म में एक्सप्रेस करना है भी। मतलब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और बेस है, मुझे हाइपोटेन्यूज और बेस को कनेक्ट करना है, मतलब कॉस आर यूज करना है। तो कॉस आर आपके पास आ जाएगा टी अपॉन ए बी, ये कॉस आर आ गया टी अपॉन ए बी। तो बेटा यहाँ से ए बी निकाल लिया टी अपॉन कॉस आर, और वो ए बी यहाँ डाल दो, क्या आ गया, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, आगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दो ट्राइंगल आपको दिख रही हैं सामने। राइट वाले ट्राइंगल से हमने y निकाला ए बी की टर्म में, और फिर ए बी लेफ्ट वाले ट्राइंगल में भी था, ए बी को t की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। राइट वाले ट्राइंगल से साइन आई माइनस आर निकाला, लेफ्ट वाले से हमने कॉस आर निकाला, और जो ए बी की वैल्यू थी वो डाल दी, और y आ गया t डिवाइड बाय कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय रे ऑफ लाइट while passing through a plain glass slab. चले बच्चों आगे। एक प्लेन ग्लास स्लैब से ये आगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस, ऐसे लिखता हूँ। चलो लिखते हैं जी, एक और फॉर्मूला बन जाएगा, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, इसको एक्सपेंड कर दिया। कॉस आर अंदर ले जाओ, कॉस आर यहाँ कैंसिल हो गए, अगला टेन आर बन जाएगा। तो भाई ये भी होती है टी साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टेन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एमसीक्यू कहीं आए वो ऑप्शन में आपको पहले वाली ऑप्शन ना मिले तो दूसरे वाली ये भी हो सकती है। तो ऑप्शन में पहले वाली मिल गई तो बढ़िया जी, नहीं मिली तो दूसरे वाली ऑप्शन भी हो सकती है जी। तो निहाश ऐसे करता भाई, घर में भी ऐसे, मतलब बाजा बूजा बजे तो सड़क में है, खिड़की छलांग मारते जी सड़क में। बोले नाचना तो जिंदगी है, नहीं नहीं। ये क्या आ गया बेटा, और एक और आ गया। अगर आपसे कोई बोले यार एंगल तो बड़े स्मॉल है जी आई और आर, तो आई माइनस आर भी स्मॉल हो जाएगा, आर भी स्मॉल हो जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो कॉस ऑफ स्मॉल एंगल वन सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा हो जाया करता है। तो भाई अगर एंगल स्मॉल है तो साइन ऑफ आई माइनस आर को मैं आई माइनस आर लिख दूंगा। तो इफ एंगल्स आर स्मॉल साइन ऑफ आई माइनस आर इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई माइनस आर, कॉस आर वन हो जाएगा, तो इसको वन डाल दो, टी इंटू आई माइनस आर, ये बन गया बेटा। कॉस आर तो वन हो गया ना अगर एंगल स्मॉल है, टी इंटू आई माइनस आर। यहां आई से मल्टीप्लाई करूं और आई से डिवाइड करूं तो आई भी कॉमन निकाल सकता हूं, और अगर मैं आई को कॉमन निकालता हूं जी, मैं बोल रहा हूं यहाँ आई से मल्टीप्लाई करो आई से डिवाइड करो तो आई कॉमन निकल गया, आई टी वन माइनस आर अपॉन आई। साइन आई अपॉन साइन आर म्यू था, लेकिन अगर एंगल स्मॉल है तो आई अपॉन आर हो गया जी। उल्टा करेंगे तो आर अपॉन आई क्या बन जाएगा, वन बाय म्यू, ये आर अपॉन आई वन बाय म्यू बन गया, आई टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय रे ऑफ लाइट इफ एंगल्स आर स्मॉल। तीन तीन फॉर्मूले आ गए भाई तुम्हारे पास, छा गए तुम।
lateral displacement suffered by ray of light while passing through a plane glass slab. चले आगे. लो भाई आगे बढ़ते हैं हम. अब आगे आपसे कहा गया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय रे ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू मल्टीपल प्लेन ग्लास स्लैब. 1 2 1 2 3. ये तूने अपने सारे दोस्तों ने बुला लिया आज नारे बुलाने के लिए. पहले बैंड बाजे बनाने लगे, अब जिंदाबाद लगी. बुलाए. इंसिडेंट रे अगर मीडियम ना होता तो कैसे जानी थी बेटा? ऐसे सीधी जानी थी, पर मीडियम तो है. यहां रिफ्रैक्शन हो गई, ठीक. तो पहले डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी? y1. फिर यहां रिफ्रैक्शन हो गई, दूसरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी बेटा? y2. फिर यहां रिफ्रैक्शन हो गई, तीसरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? y3. एंड सो ऑन, ऐड होती जाएंगी. तो फॉर्मूला तो है हमारे पास. स्मॉल के लिए क्या था? IT इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, यही ना बेटा. और वैसे क्या था? T बाय कॉस आर साइन ऑफ I माइनस आर. तो y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3. T1 अपॉन कॉस R1 साइन I माइनस R1. उसके बाद R1 बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और R2 बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो T2 डिवाइड बाय कॉस R2 साइन ऑफ R1 माइनस R2. उसके अगले के लिए R2 बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और R3 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. T3 अपॉन कॉस R3 साइन ऑफ R2 माइनस R3 एंड सो ऑन. और एंगल स्मॉल है तो IT 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1. फिर अगले के लिए R1 बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2. उसके अगले के लिए R2 बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R2 T3 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3. मल्टीपल ग्लास स्लैब से अगर रिफ्रैक्शन हो रही है तो ये बना दिया हमारे पास. पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. उसके अगले के लिए R1 बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिप्लेस करते जाना बस. T अपॉन कॉस R अगले में आ जाएगा T अपॉन कॉस R1, उसके अगले में T अपॉन कॉस R2. जो एंगल है वो रिप्लेस होते जाएंगे. सारी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दोगे, नेट लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी. तो कैप्टन से क्या क्या करवाते हैं भाई और काम? कुछ नहीं. तो फिर ऐसे ही काम कही चादर पड़े में डाला भाई. करवाने तो चीज़ें बनाना तो, और नहीं सफाई सुई करवा लो. नहीं. है बेटा.
बिल्कुल फाइनल मीडियम अगर इनिशियल मीडियम के बराबर म्यू का है तो एंगल सेम आएंगे, मतलब पैरेलल निकलेगी वहाँ। तो पहले अगर एयर है और बाद में सबसे लास्ट में भी एयर है तो इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल आएगी इमर्जेंट रे। चलें जी आगे। हम्म हम्म ये ऐसे हुआ ना बेटा, ये R1, तो फिर ये भी तो R1 होगा, ये लाइन ज्वाइन करी ना, ठीक है, R1 आ गया। उसके बाद ये R2, तो फिर ये भी तो एक सिंगल लाइन ज्वाइन कर रही, दो पैरेलल लाइन को काट रही है, अल्टरनेट एंगल, ये भी R2 होगा। चलेंगे, चलो भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस टॉपिक ये चला हुआ है, और हम क्या बोलेंगे जी, ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रख दिया और रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल को अगर तुम देखते हो, तो शिमला में तो होते नहीं है, कहीं किसी होटल में अगर होंगे भी तो मरना थोड़ा ना बंदर नहा के उसमें, ठंडे गर्म पानी भी होगा तभी बाहर ठंडी इतनी होती है कि, लेकिन बाहर जाते हैं तो वहाँ पर यार टेम्परेचर का कंफर्टेबल होता है, तो आप स्विमिंग पूल का मज़ा भी लेते हो। तो अगर बाहर आपने ऐसा किया है कि स्विमिंग पूल को देखा हो, तो सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सब तुम देखोगे तुम्हारे साथ भी होगा, कि जब आप देखते हो, पर जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मुझे पता था भी हाँ ये हो रहा है। तो जब आप उसकी डेप्थ देखते हो स्विमिंग पूल की, तो आपको बहुत कम लगती है, वो कुछ भी नहीं हो रहा, घुटने तक पानी है, बोले आप घुसेंगे अंदर मज़े से नहाएंगे, हाँ। और जब अंदर घुसते हैं तो खतरे से लोग खत्म, यहाँ तक पानी चढ़ा होता है, बोले हो गलती करके मैं तो अंदर आ गए। तो बाहर से देखते हैं तो डेप्थ कम, लेकिन अंदर घुसते हैं तो वो ज़्यादा लगती है, मतलब अपरेंट डेप्थ कम नज़र आने का जो फिनोमेना है उसको डिस्कस करने लगे अब हम, कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हुआ जी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, हमने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चली रे ऑफ लाइट एक ये, और दूसरी नॉर्मल के अलोंग चली जी, नॉर्मल के अलोंग जाएगी वो तो रिफ्रैक्शन सफर ही नहीं करेगी, वो तो सीधी निकल जाती है। पर जो ये वाली रे ऑफ लाइट चली ना, अरे भाई ये तो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, पानी से बाहर एयर में आ रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया हमने, जो कि 1.5 रहता है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चली है, ऐसे ही ग्लास में भी होगा, ग्लास स्लैब अगर होगी ना, ग्लास स्लैब के नीचे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो तुम्हें रेज नज़र आता है, काफ़ी ऊपर नज़र आता है, जबकि होता है वो काफ़ी नीचे। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई जी, क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आ गया आर। अरे भाई ये वाली रे और ये वाली रे आगे तो कहीं मीट करेंगे नहीं, रियल इमेज तो बन नहीं सकता, तो यार प्रोड्यूस ही करवा दो भाई, वर्चुअल इमेज ही बना दो, इसको भी प्रोड्यूस करो, जहां मीट करेगी वहां बन गया इमेज, तो इमेज यहां बनता है, ऑब्जेक्ट यहां था दिखता यहां पर है, ये पंगा है, इसलिए खतरा खत्म हो लिया था, बच गया। तो आगे से कहीं जाएगा अगर ना स्विमिंग पूल में, तो देख के जाना, मतलब है भागा उठ जा रहा है तो वहां स्विमिंग पूल में छोड़ जाएगा, आते हुए फन सिटी भी ले जा रहे हैं तुम्हारे को, उधर है यही आ गया जी, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना और आप देख रहे हो वाई डिस्टेंस से वो रेज हो चुका है। रियल डेप्थ क्या थी बेटा, ये थी डी, रियल डेप्थ यहां तक, और ये जो ये वाला डिस्टेंस आ गया ना, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, जहां दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर था, इतनी डेप्थ पे था, दिख यहाँ पर रहा है, रियल डेप्थ अलग आ गई, अपरेंट डेप्थ अलग आ गई। यही फिनोमेना स्टडी कर रहे थे जी हम, कैसा क्यों हुआ, अब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ।
पानी के अंदर से रे ऑफ लाइट आती तो बेंडिंग तो होनी है भाई, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल तो होना ही होना है, और इस वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ा रेज हो जाता है, और डेप्थ हमें डेप्थ भी इसी वजह से कम दिखने लगती है। डी आगे रियल डेप्थ, डी ए आगे एपरेंट डेप्थ। देखते हैं जी ये रिलेशन क्या बनता है इन दोनों के बीच में, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन क्या बनता है, ये देखते हैं। डायग्राम बना लिए जी। है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बना है यहाँ पे, ये डी ए एपरेंट डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक डी ए पूरी रियल डेप्थ, जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है एपरेंट डेप्थ बोला डी ए। चलो आगे बेटा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या आएगा, म्यू टू साइन आई या म्यू साइन आई, म्यू था ना बेटा यहाँ पे, म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर, म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर। हम मान के चल रहे हैं कि एंगल स्मॉल है, मान लो एंगल स्मॉल है, क्योंकि स्विमिंग पूल आप देखते तो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस। अगर एंगल स्मॉल है तब ये फॉर्मूला लगाना जो हमारे पास आएगा, अगर एंगल बड़े हैं तो पूरा साइन आई को आई नहीं लिखना, फिर साइन आर को आर नहीं लिखना। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई, साइन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर, तो क्या बन जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू आर। म्यू आ गया बेटा आर अपॉन आई, आर क्या आ गया देखना बेटा, आर थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस ए बी अपॉन डी ए। हाँ जी, तो आर को मैंने लिख दिया ए बी अपॉन डी ए, तो आई को क्या लिखूं बेटा, थीटा इक्वल टू आर का ए बी अपॉन रेडियस क्या डी ए बी, अप्रोक्सीमेशन लिया मैंने, ए बी अपॉन डी, ए बी कैंसिल हो गया, डी अपॉन डी आ गया वाइट पर, डी तो रियल डेप्थ था और डी ए क्या था एपरेंट डेप्थ, तो म्यू आपके पास आ गया रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये ऐसा बोलो, कोई बोले एपरेंट डेप्थ बता दो, डी बाय म्यू कम हो गई। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कितना होता है, 1.5। तो अगर आपके टैंक की डेप्थ 1.5 मीटर है तो आपको वो 1 मीटर ही दिखेगा बाहर से, 3 फीट ही दिखेगा, 7 साढ़े 4 फीट है ना, यहाँ खतरे को खतरा होगा, फिर दिख रहा है वो 3 फीट और इसने सोचा 3 फीट, मैं तो 4 फीट का हूँ, कोई चक्कर ही नहीं है देखा जाएगा, घुस लिया अंदर, वो निकला 4.5 फीट, और फिर उसका बंदा बोला बच गया बॉस आज नहीं तो खत्म हो लिया था, खत्म हो लिया था काम पर ये फॉर्मूला आपने तब अप्लाई करना है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, कब, जब एंगल स्मॉल होंगे, नहीं तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। फिर साइन आई क्या आएगा बेटा, साइन आई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा, फिर ये नहीं आएगा है ना, ए बी अपॉन ओ बी, साइन आर आएगा ए बी अपॉन आई बी, फिर ये करना है अगर एंगल स्मॉल नहीं है तो। आ गया जी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, डी ए भी आ गया। चला जाए आगे, ये निकाल लें आपके कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रेज हुआ वाई, ये कितना आएगा भाई, डी माइनस डी डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, निकाल लेते हैं जी, डी माइनस डी ए वाई डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट, यहाँ है ना बेटा, ये वाई आ गया, डी में से डी ए माइनस करें तो वाई आ जाएगा, डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, इट इज डी माइनस डी ए, डी माइनस डी ए थोड़ी देर पहले निकाला हमने, क्या आएगा डी, डी बाय म्यू, क्योंकि म्यू था बेटा डी अपॉन डी ए, तो डी आपके पास आ गया डी अपॉन म्यू, लिख दिया हमने, डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो कोई आपसे पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, तो इट इज डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू।
हो सकता है एक से ज़्यादा मीडियम हो, पानी भी है, ग्लास स्लैब भी बीच में है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट रखा है, या ग्लास की 4-5 स्लैब है डिफरेंट म्यू की, डिफरेंट टाइप का ग्लास होता है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट रखा है, तो फिर पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड। फॉर्मूला ही रहेगा d1 इंटू वन माइनस वन बाई म्यू वन प्लस d2 इंटू वन माइनस वन बाई म्यू टू, लगाते रहो और बजाते रहो जी, FM है। ठीक है जी, फॉर्मूले सेम रहेंगे, फॉर्मूले नहीं बदलेंगे। मतलब अगर डीए भी पूछता है तो क्या था, डी बाय म्यू। अब अगर दो मीडियम हो गए म्यू वन म्यू टू, तो डीए क्या आएगा, डी वन अपॉन म्यू वन प्लस डी टू अपॉन म्यू टू, वही फॉर्मूला एक्सटेंड कर दो। तो लो भाई हमारे पास अब आ गया ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम रेयर मीडियम, तो चला ही हुआ, लेकिन मल्टीपल मीडियम है, 3 मीडियम है मेरे पास, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, दूसरे का म्यू टू, तीसरे का म्यू थ्री, पहले की रियल डेप्थ डी वन, दूसरे की रियल डेप्थ डी टू, तीसरे की रियल डेप्थ डी थ्री। ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे और इमेज बना थोड़ा ऊपर, वो वाई डिस्टेंस से रेज हो गया। रियल डेप्थ क्या आ गई, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री है ना बेटा, और अपरेंट डेप्थ क्या आ गई, डी ए, समझ लो फिर नोट करना। तो डी ए को क्या लिखेंगे, डी वन अपॉन म्यू वन प्लस डी टू अपॉन म्यू टू प्लस डी थ्री अपॉन म्यू थ्री, वही फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया। वाई डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज रेज, डी वन इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू वन पहले मीडियम ने उठाया, डी टू इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू दूसरे मीडियम ने उठाया, डी थ्री इंटू वन माइनस म्यू थ्री, वन माइनस वन अपॉन म्यू थ्री तीसरे मीडियम ने उठाया। कोई बोले यार ऐसा करो कि म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री छठो पर है, इसकी जगह एक मीडियम लगाना, उसका म्यू बताओ क्या होगा। पर म्यू तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होगा, तो रियल डेप्थ डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, एपरेंट डेप्थ डी वन अपॉन म्यू वन प्लस डी टू अपॉन म्यू टू प्लस डी थ्री अपॉन म्यू थ्री। ये जो आपको नया फ्लूइड यूज करना है, इन सबको हटा के, ताकि सेम डिस्टेंस से वो रेज हो, ये कंबाइंड म्यू आ गया, रिजल्टेंट म्यू आ गया सबका। तो ये हमने किया जी, ऑब्जेक्ट जब हम रखें डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्व करें रेयर मीडियम से। स्कूल में कितना हो गया तुम्हारे अंदर? अच्छा, सेमीकंडक्टर बच गया ना बस। तुम्हारा बेटा वेव ऑप्टिक्स, अरे कर लिया सारा, वेव ऑप्टिक्स रह गया, बाकी सारा खत्म। सेमीकंडक्टर भी कर लिया। क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं बताऊं कि तू ही बताएगा? अच्छा, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है? मैं कहीं जा रहा हूँ। बोले बोले रुक जा। तेरे को क्या लग रहा हूँ भाग रहा हूँ, कहीं जाऊँगा? वो कैसे चलते हैं माइनॉरिटी वाले? चल ठीक है, छंड पर यार टेंशन मत ले तो।
इसने दीवार से सिर मारना शुरू कर देना नहीं तो थोड़ी देर में बोले तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है कुछ। तूने मैं कहा दीवार से सिर मारना शुरू कर देना थोड़ी देर में, थोड़ा सा और बोला है तो है। हो गया बेटा। लो भाई अब हमारे पास क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम डेंसर मीडियम। पहला ऑब्जेक्ट क्या था, डेंसर मीडियम है। अब ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम है, ये ऑब्जेक्ट ठीक है जी, हटाता हूं जी चलो। ये ऑब्जेक्ट है और इसके रियल हाइट है डी। ये मीडियम है, मान लो पानी है, और तुम ऑब्जर्वर कहाँ हो, तुम यहाँ पर। ऐसा कभी हुआ है? कोई भी हो सकता है किसी के साथ ऐसा कि ऑब्जर्वर पानी के अंदर और बाहर की तरफ देख रहा हो? किसके साथ? फिश के साथ रोज होता है बेटा। तो फिश के साथ क्या हो रहा है वो स्टडी, पहले हमने अपना स्टडी कर लिया कि हमारे साथ क्या होता है, फिर अब पानी में हम कहाँ रोज चले जाएंगे, फिर सांस बंद करके बैठ रहेंगे, ऊपर से बेहोश हो गए तो और पंगा, ज़्यादा देर अगर सांस बंद कर लिया तो हम ये पंगा नहीं लेते हैं। हम बोलते हैं फिश के साथ क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो इधर फिश है, नीचे कितनी बढ़िया फिश है, देखो देखो, मॉडर्न टाइप की फिश बिल्कुल। यहां से रे ऑफ लाइट आपने चलाई और ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा का पूरा बेटा है ना, और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिश तक पहुंच तो गई। एक रे ऑफ लाइट हमने नॉर्मल के अलॉन्ग चला दी, वो तो सीधी जाएगी, उसमें तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो, पर यार ये तो डाइवर्ज कर रही है, आगे कहीं मीट करेंगे तो पीछे प्रोड्यूस करवा दो। इसको भी प्रोड्यूस करवाया और इसको भी प्रोड्यूस करवाया, यहां बना इमेज अच्छी खासी। ऑब्जेक्ट नजदीक था, पानी के नजदीक था, दूर दिख रहा है। अब किंगफिशर जो बर्ड होता है या बाकी जो बर्ड होते हैं जिनको जीना ही फिश खा के है, उनके मजे लगे होते हैं इस चक्कर में। अब फिश को क्या दिखता है, वो बर्ड काफ़ी नज़दीक होता है, फिश को दिखता है ऊपर दूर दिखता है। अगली सोचती चलो एक दो तो सांस ही ले आते हैं ऊपर जाके, नहीं हवा, बोले हाँ खुली हवा में सांस लेते हैं जाके, ये तो बंदा बड़ी दूर है, तो पानी के नज़दीक पहुँचे नहीं, और अगले का ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम हो गया, लंच का डिनर का इंतजाम हो गया। तो भाई ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है लेकिन फिश को दूर दिख रहा है, वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। और हमारे साथ क्या हुआ था, हमें पास दिख रहा था, नज़दीक आ गया था हमारे, और यहाँ इससे फिश से ऑब्जेक्ट दूर चला गया। अगर ऑब्जेक्ट रखा हमने रेयर मीडियम में, ऑब्जर्व किया डेंसर मीडियम से, ये आर है जी, ये आर है तो ये छोटे वाला एंगल भी आर है, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल ये आई बना, और ये ऑल्टरनेट एंगल ये आर बना। क्या आएगा बेटा, μ1 क्या है, एयर है ना, तो 1 sin i इक्वल, ये μ2 क्या है, म्यू के बराबर है, 1 sin i इज इक्वल μ2 sin r, 1 sin i इज इक्वल म्यू sin r, μ2 को म्यू बोल दिया हमने। अगर एंगल स्मॉल है तो sin i अप्रोक्सीमेट इक्वल आई, sin r अप्रोक्सीमेट इक्वल आर लिख दिया जी। क्या एंगल स्मॉल है तो sin i को i, sin r को r लिखेंगे, तो आ गया i इज इक्वल म्यू आर, तो म्यू आ गया i अपॉन r, है ना। अगर म्यू i अपॉन r आ गया तो भाई यहाँ क्या आ गया, मान लो आपके पास a, ये आ गया b, ये o a i, सो साइन आई क्या बना बेटा, ए बी अपॉन डी, ए बी आर अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन डी लिख दिया भाई, आई को क्या ए बी अपॉन डी, और आर क्या बना, ए बी अपॉन डी ए, आर अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन डी ए, ये ए बी अपॉन डी, ए बी कैंसिल हो गया, डी ए अपॉन डी म्यू आ गया जी। पहले क्या था, डी अपॉन डी आया था, अब डी ए अपॉन डी आया, क्योंकि डी ए बड़ा है, पहले डी बड़ा था, म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी के बराबर, मतलब एपरेंट हाइट डिवाइड बाय रियल हाइट, ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया। म्यू इज इक्वल टू एपरेंट हाइट डिवाइड बाय
रियल हाइट। ये डी ए क्या आ गया, म्यू डी के बराबर। पहले डी क्या था, डी बाय म्यू, अब आ गया म्यू डी के बराबर। अब कोई आपसे बोले यार ये बता भाई कि कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रेज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रेज ही हुआ है यहाँ पे, फिश से दूर गया लेकिन रेज ही हुआ, लेकिन कितने डिस्टेंस से रेज हुआ, डी ए माइनस डी, डी ए माइनस डी, डी ए क्या था म्यू डी माइनस डी, म्यू माइनस वन इंटू डी से रेज हो गया। वहां कितने से रेज हुआ था, डी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, डी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, और यहाँ कितने से रेज हुआ, म्यू माइनस वन इंटू डी से रेज हो गया। ये फिश की रोज की कहानी है जी, और रोज धोखा होता है। तो यहाँ दुनिया में सब परेशान है, सब खजल है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं है। मतलब बंदा जाए तो जाए कहाँ जाए, ठीक करता है ना, दीवार पे जाकर टक्कर मारता रोज, नंगे पे बेटा नीचे नहीं, बढ़िया करता है बेटा। तो ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। यहाँ जो कुछ है, जो हमें सच लगता है वही झूठ है, और जो झूठ है वो सच है मेरी मन की बात सिर्फ खतरा समझा ढंग से है। बताया तो है मैंने कि कलर नाम तक की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। हम सोच रहे होते हैं कि रेड कलर है, हो ये रहा है, वाइट लाइट फॉल कर रही है, वो सारा एब्जॉर्ब करके बैठा है, वो रेड ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। रेड उसने कंपोनेंट रिफ्लेक्ट कर दिया, मुझे रेड दिख रहा है, बस वो रेड ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। मैं बोलूँगा तो रेड है, होगी क्या पर, ठीक करता है बेटा तो दीवार पे सिर मारता जो ये दुनिया ऐसी है। चलो भाई आगे। बड़ा खुश है यार आज, क्या बैंड बजा इसलिए भी बंदा बैंड बजा सुन के खुश हो गया, बताओ, मेरी तो अच्छी बात हुई आज। क्वेश्चन लिखे बेटा एक, अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ग्लास एयर इंटरफेस, नीचे ग्लास है ऊपर एयर इंटरफेस है, as shown in figure. Find where these rays will meet after refraction. क्वेश्चन लिख लो। समझाऊं बेटा, देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, और अगर ये नीचे पानी ग्लास नहीं ना होता नीचे, सॉरी मैं पानी का 1.5 भूल गया था बेटा, 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3 पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का होता है 1.5। तो भाई ये आपके पास आ गया, देखो ये अगर नीचे ग्लास ना होता तो कहाँ, यहाँ पे जाके रेस मीट करनी थी। नाउ दिस विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस ग्लास, रियल तो है नहीं है, रेज मीट करनी थी एक्चुअली।
ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। फाइंड वेयर द कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ग्लास शोन फिगर, फाइंड वेयर दिस रेज मीट। ये दिया आपको 20 सेंटीमीटर में मीट कर रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। लेकिन पंगा क्या हुआ कि यहाँ होगी रिफ्रैक्शन, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और टुवर्ड द नॉर्मल जब बेंड किया तो ये रेज हो गया, ऑब्जेक्ट रेज हो गया जी। ऑब्जेक्ट दूर चला गया सरफेस से, ऑब्जेक्ट दूर चला गया। ये आपके पास आ गया डी है ना बेटा, और ये आपके पास आ गया रियल डेप्थ। म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ म्यू क्या आएगा फिर, दूसरे वाला फॉर्मूला लग गया। बेशक वहाँ ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था हमारा, लेकिन यहाँ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जो आई उसकी वजह से इफेक्ट वही हो रहा है, क्या सरफेस से नजदीक ऑब्जेक्ट था, जा दूर रहा है। म्यू तो ग्रेटर देन 1 होता है ना जी, तो म्यू आपके पास क्या आएगा फिर, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। म्यू ग्रेटर सी अपॉन बी होता है ना बेटा म्यू। तो भाई आपके पास डी है, आपको निकालना था, कितना आ जाएगा म्यू डी के बराबर, डी है म्यू डी, सीधा करो म्यू से मल्टीप्लाई करो। म्यू कितना था 1.5, 1.5 इंटू 20 कितना 30 सेंटीमीटर आपका आंसर है। पानी नहीं है, गिलास है, तो फिर सिर मार लिए बार जाएगा। ठीक है जी बेटा, और देख लो, बस हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब। प्लेन ग्लास स्लैब में आप देख रहे हो यहां से, रेयर मीडियम से देख रहे हो, ठीक, ये कितना है डेंसर मीडियम, और यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह जी ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये क्या एयर, म्यू 1 के बराबर, ये डिस्टेंस कितना आ गया d1, ये थिकनेस कितनी है t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, म्यू के बराबर। तो बेटा याद करो क्या था, जब डेंसर मीडियम में था तो डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड क्या था, d1 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1, बस हमने टेढ़ा ही किया है ना वो, प्लस d2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2। पर यार यहाँ तो एयर है बेटा, 1 माइनस 1 बाय 1 0, एयर नहीं कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगी, ये कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इसने करनी है, और किधर को, बाउंड्री की तरफ को, पानी की ऊपर की तरफ आ गया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस इन डेंसर मीडियम में जो ऊपर से देखा था तो हमारी तरफ आया था ऑब्जेक्ट, हम यहाँ से ऑब्जर्व करें हमारी तरफ को डिस्प्लेस होगा ये, और कितने से होगा, d1 वाला तो गया फैक्टर, d2 की जगह है t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, सिर्फ इतने से होगा बस, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। मैं बता दूं कि ये इधर को क्यों डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलाओ बेटा, यहाँ क्या हुआ, रेयर डेंसर में बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, है ना बच्चों, और उसके बाद बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनल इमेज यहाँ बना, आगे की तरफ को डिस्प्लेस होगा, कितने डिस्टेंस से, t इंटू 1 माइनस 1। तो कोई भी प्लेन ग्लास है अगर आप रे ऑफ लाइट के रास्ते में रखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा आगे को, कितने डिस्टेंस से, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू से। बैग में बैठना बेटा, नहीं तू बैग में बैठ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आ भी जाना आराम से। हो गया बेटा, इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल कर लो, उसके बाद फिर अगली बार करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस। तो देखो सिर्फ ग्लास स्लैब आगे एयर थी, एयर नहीं डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगी, जितना मर्जी कर लो, d1 डिस्टेंस लो, d2 लो, एयर का जितना मर्जी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करेगी। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये जो बीच में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब है यही करेगी, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। 2 मिनट तो बहुत होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है 2 मिनट में, आज तो न्यूक्लियर बम का जमाना है। 2 मिनट में तो मतलब बम पड़ जाए सारा शिमला खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा।
ये नोट करो बेटा, a glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Where should a point object be placed if it is to form image on itself? अपने आप करना है, यहाँ सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट को ताकि उसका इमेज उसी के ऊपर बने। ये तभी होता है अगर रेज अपना सारा पाथ रिट्रेस कर ले। और रिट्रेस कब करती है? जब नॉर्मल के लॉन्ग जाती है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर नॉर्मल के लॉन्ग रे ऑफ लाइट जाएगी, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन जाएगा। ये सबसे बड़ा हिंट है इस क्वेश्चन में। Glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed in front of concave mirror of focal length 20 centimeter. Where should a point object be placed if it is to form image on itself? तेरे फिर मजे लगे, बोले बाजा चाहिए जैसा मर्जी हो। चिराग से मत मारी उस बाकी ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है कितने सेंटीमीटर पे दिया है जी? थिकनेस 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या क्या दिया है? ये इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और फोकल लेंथ 20 है, तो 40। सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया 40 पे। मतलब सीधी सी बात है कि 40 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वहीं बन जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। पर ये वाली जो रखी है बीच में, ये क्या पंगा करेगी? ये ऑब्जेक्ट को रेज कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कितने डिस्टेंस से रेज करेगी? t, दैट इज 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, 1/3/2। कितना आ गया जी? 1 सेंटीमीटर से रेज करेगी। ये 1 सेंटीमीटर से रेज करेगी, और 1 सेंटीमीटर पे क्या आ जाना चाहिए? c, पर c तो 40 है। ये ना बेटा, क्योंकि वो बोल रहा है कि इमेज वहीं बनना चाहिए जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो यहां आ जाना चाहिए हमारा c, किसका? मिरर का। और मिरर का c अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया बेटा ऐसा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और नॉर्मल के लॉन्ग गई, उसी रास्ते से वापस आएगी और इमेज वहीं बन जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 41 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। ये तो पूछ रहा ऑब्जेक्ट कहाँ रखें। ये कितना रेज करेगी? 1 सेंटीमीटर से रेज करेगी। और ये वाला कौन सा पॉइंट होना चाहिए? सी, 40 सेंटीमीटर। सी कितना है? 40। तो मतलब ऑब्जेक्ट आपको 41 सेंटीमीटर पे रखना है, ताकि स्लैब 1 सेंटीमीटर आगे लेके जाएगी, और स्लैब 1 सेंटीमीटर आगे लेके जाएगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सी पे। सी पे आ गया तो सारी रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी और वापस 41 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हो गया जी? बढ़िया जी, मजे करो। अगले लेक्चर में करेंगे जिससे आगे अब।